जब आपको पता चले कि हमारा सामने वाला व्यक्ति जो है कि किडनी निकाल करके बेच देता है, आपको मार करके मगरमच्छों को खिला देता है और आपकी गाड़ी को जो है वो कहीं पर काट देता है, बेच देता है, कैसा महसूस करेंगे? ऐसा ही एक मामला था जयपुर जंक्शन का। वहाँ से कुछ गाड़ियाँ निकलती हैं, वहाँ पर ड्राइवर लोग रहते हैं। तो एक आदमी जंक्शन से उतर करके और आता है गाड़ियों के पास भाड़ा लेने। वो उनको ले करके जाता है बीच नहर में। कासगंज के पास एक हाजरा नहर है, वहाँ पर मगरमच्छों की संख्या बहुत ज़्यादा बताई जाती है। वो वहाँ पर जाता है, उनके दो साथी और मिल करके उन दोनों ड्राइवरों को मार करके हाजरा नहर में फेंक देते हैं और गाड़ी ले जा कर कहीं पर कटवा देते हैं। ऐसा ही कुछ कहानी हम आपके सामने लेकर के आए हैं जो सच्ची है। हमने उस पर केस स्टडी की हुई है, उस पर पूरी तरीके से समझा है कब किस प्रकार से उस केस ने मोड़ लिया है। वही व्यक्ति लगभग 150 लोगों को मार करके उसी नहर में फेंक देता है, मगरमच्छों को खिला देता है। सोचिए कितना भयानक रहा होगा। तो हम आपको बताते हैं ये केस कैसे मोड़ लेता रहा, कैसे ये लोग बचते रहे। 2004 का केस 2020 तक चला है, कैसे चलता रहा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु एक बार फिर आपके अपने परिवार अपना भारतीय रिपोर्ट अर्थात एबी रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। क्राइम स्टोरी के एपिसोड 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पिछले 2 एपिसोड आपको कैसे लगे, क्या उसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है या क्या है। और इस एपिसोड में हम आपको कुछ इस प्रकार से बताने की कोशिश करेंगे कि आप जागरूक हो जाएं और सारी चीज़ों को जागरूक रह करके ही समझें। और जिस पर ये कहानी आधारित है वो एक डॉक्टर और कुछ ड्राइवर और ये सारी चीज़ें हैं, उसको हम बताते हैं। तो बात आपकी राजस्थान का एक जंक्शन पड़ता है, जयपुर जंक्शन। जयपुर जंक्शन से एक आदमी बाहर निकलता है और वह गाड़ियों की तलाश करता है। सभी गाड़ी वाले कह रहे थे कि भाई जब कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। उसको अंततः एक गाड़ी दिखती है, टाटा सूमो। वह टाटा सूमो बुक करके जाता है। उस टाटा सूमो में एक ड्राइवर रहता है चांद नाम का। तो वो ड्राइवर से कहता है कि भैया हापुड़ जाना है और वहाँ हमारी फैमिली है, उनको लेकर के वापस आना है। एक बार पैसा बताओ कितना लगेगा और चलो। तो चांद सोच करके काफ़ी देर सोचने के बाद बताता है कि भाई साहब 2100 रुपये फाइनल है, 2100 रुपये से ऊपर नीचे नहीं होगा कुछ भी। आप अगर चलना हो तो चलिए, नहीं चलना हो तो दूसरी गाड़ी देख लीजिए। मुख्यतः इन केसों में, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ऐसे तरह तरह के केस कई सारे आ गए थे। तो चांद जाने के लिए तैयार होता है और अपने भाई सराफत को बुलाता है कि देखो भाई गाड़ी लग गई है भाड़े पे और चलना है हापुड़, जाना और आना है। ये लोग जाते हैं, सराफत बैठता है। तो जो व्यक्ति था जिसने गाड़ी बुक की हुई थी उसका नाम नंबर नोट कराया जाता है, गाड़ी का नाम नंबर नोट कराया जाता है। मतलब ये सारे केस होने पर जयपुर जंक्शन में गाड़ियों की एंट्री होने लगी थी, कौन सी गाड़ी सिटी से बाहर जा रही है। तो उस जंक्शन से एंट्री होने लगी थी जीआरपी थाना में कि भाई ये गाड़ी यहाँ से फला जगह गई है, ये व्यक्ति लेकर गया, इसका ये मोबाइल नंबर है। एंट्री होने लगी थी तो उन्होंने एंट्री कराई। उसमें चांद जो कि मुख्य ड्राइवर था और उसका भाई सराफत, ये दोनों लोग वहाँ से निकलते हैं। तो इनके और जो महेश खंडेलवाल और चांद के बीच में बहस होने लगती है कि भाई मेरी वहाँ से फैमिली आएगी, वो किस में बैठ करके आएगी, आप खुद 2 लोग हो। और नहीं, 1 लोगों की बात हुई थी, 1 लोग जाएगा लेकर के। तो चांद कहता है कि भाई साहब वहाँ से क्या है ना कि इस समय पे ऐसी कंडीशन चल रही है कि कोई गाड़ी जाती है, ड्राइवर जाता है, वापस ही नहीं आता। हम लोग 2 लोग जाएंगे, आपको चलना हो तो चलिए, नहीं चलना हो तो आप उतर के दूसरी गाड़ी देख सकते हैं। महेश खंडेलवाल कहता है कि ठीक है भाई चलो। हापुड़ जाते हैं, करीब 2-3 घंटा निकलता है। जयपुर जंक्शन से 2-3 घंटे चलने के बाद एक जगह आती है जिसको डोसा ज़िला आता है और डोसा ज़िला की एक जगह है महोबा। उस जगह पर उतरते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, बाथरूम जाते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ से चांद अपने पिताजी गफ्फार खां को फ़ोन करता है कि पिताजी हम हापुड़ जा रहे हैं और एक सवारी को लेकर के,
और जा कर के लौट करके आते हैं और जाना वो आना भर है। तो गफ्फार खान कहते हैं ठीक है बेटा आ जाओ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। वो आखिरी कॉल था चांद का कि न चांद आया, न चांद की गाड़ी आई, न शराफत आया, न शराफत के साथ कोई आया, कोई भी नहीं आया, सब गायब हो गए। हापुड़ जाते समय एक जिला से होकर गुजरना पड़ता है, कासगंज। कासगंज के पास एक नहर है जिसको हाजरा नहर या गंग नहर भी कहते हैं, उसमें मगरमच्छों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं, किसी के पास कुछ खबर नहीं पहुंचती। गफ्फार खां जो कि चांद और शराफत के पिताजी थे, वह जयपुर रोडवेज वर्कशॉप में ड्राइवर थे। तो वह दो दिन बाद जाते हैं पुलिस थाने में, जयपुर के पुलिस स्टेशन में, थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाते हैं। लेकिन ये थाना जंक्शन से जुड़ा हुआ था, यह मामला जंक्शन से जुड़ा हुआ था, तो ये जीआरपी थाने में जाना पड़ता है, यानी जयपुर जंक्शन के पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है। इंचार्ज होते हैं मंसूर खान और आपके SI होते हैं महेंद्र भगत। वो दोनों लोग इंचार्ज लेते हैं और इस केस की छानबीन करना शुरू करते हैं। ऐसे भी कई सारे केस और आ चुके थे, लेकिन किसी पर सुनवाई इसलिए नहीं हुई थी कि किसी की गाड़ी जाती थी, ड्राइवर जाता था, कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि मालिक कोई दूसरा है और ड्राइवर और गाड़ी चली जाती थी। तो रिपोर्ट लिखा देते थे, उसके बाद छोड़ देते थे, ना ड्राइवर लौटा ना गाड़ी लौटी, तो पुलिस भी हल्के में लेती रही। लेकिन यहाँ पर गफ्फार खां के बेटे थे और गफ्फार खान के बेटे की ही गाड़ी थी, तो वह रोज़ सुबह जा कर के थाने के बाहर बैठ जाते थे। भाई जब सर मिला नहीं, सर नहीं आया, सर नहीं आया, और बार बार घर में पूछते रहते थे चांद शराफत आए, चांद शराफत आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, तो पुलिस को भी कुछ हाथ नहीं लगता है। पुलिस के हाथ सिर्फ एक लगता है, जो चांद ने डोसा से फ़ोन किया हुआ था अपने अब्बू गफ्फार खां को, वो नंबर उसको मिलता है पुलिस को। पुलिस वहाँ जा कर के जांच पड़ताल करती है, तो वहाँ एक अम्मा जी रहती हैं, STD बूथ पर अम्मा जी रहती हैं। कहते हैं तो उन्होंने बताया कि हाँ वहाँ ऐसी कुछ बात तो सुनी तो थी, मैंने थोड़ी सी सुनी थी, थोड़ी सी नहीं सुन पाई थी, हाँ ऐसे आए थे। और वहाँ से एक जो चीज़ निकल के आई, उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ था, जिसको वो गाड़ी से ले करके आए हुए थे, उसने भी फ़ोन किया था। और इत्तेफाक वहाँ पर ये था कि उस व्यक्ति को वहाँ लोग जानते थे। जब पुलिस ने वहाँ पे जांच पड़ताल की, तो वह व्यक्ति निकला डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो कि हाथरस की जेल में बंद था। पुलिस वहाँ जा कर के पूछती है, तो वो शॉक हो जाती है कि जो व्यक्ति जेल में बंद है, वो बाहर ये काम कर कैसे सकता है। ठीक है, पुलिस जांच पड़ताल करके वहाँ पर जाती है हाथरस की जेल में, और हाथरस की जेल में जाने के बाद देवेंद्र शर्मा उनको इस प्रकार से अपने कब्जे में लेता है, इस प्रकार से उनको कहानी बताता है कि पुलिस भी एक बार में शॉक हो जाती है और यकीन कर लेती है। 2 लड़कों के बारे में, 2 लड़कों को अलीगढ़ से उठाया जाता है और अलीगढ़ से उठा करके दिल्ली की जयपुर की सेंट्रल जेल में बंद कर दिया जाता है। अलीगढ़ से जयपुर के बीच में वो 2 लड़के सिर्फ यही कहते रहे कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा, हमारी चाहे पुनः जांच करा ली है, वो सारी चीज़ें यही कहते रहे। लेकिन पुलिस ने कहा कि कौन सा आरोपी कहता है कि भाई हम आरोप किए हैं, कोई नहीं कहता है। तो पुलिस ने उसी चलते बंद कर दिया। वो दोनों लोग जेल में बंद रहे और लेटर लिखे उन्होंने DIG हरिश्चंद्र मीणा को। हरिश्चंद्र मीणा को डाउट हुआ कि ये लड़के जब इतना कह रहे हैं पुनः जांच कराने के लिए, तो एक बार पुनः जांच करा लेते हैं। तो जो DIG हरिश्चंद्र मीणा थे, उनने आदेश दिए मंसूर खान और महेंद्र भगत को कि इस केस की पुनः जांच कीजिए। पुनः जांच करते हैं और पुनः जांच करने के बाद फिर से एक बार उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से चांद ने फ़ोन किया था। चांद फ़ोन किया था, उसी टेलीफोन बूथ के बगल से उसकी CDR निकलवाई जाती है, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और उनमें से जो चांद के बाद महेश खंडेवाल ने जहां फ़ोन किया था, उनके नंबर निकाल ले जाते हैं। तो वो 2 नाम निकल के आते हैं, एक उदयवीर और एक रजुआ उर्फ राजू या राजू उर्फ रजुआ, 2 नाम निकल कर के आते हैं। अलीगढ़ के रहने वाले थे और पुलिस अब उनके पास जाती है।
पुलिस उनके पास जाती है तो वह भी गोल गोल घुमाते हैं, साफ सुथरी बात नहीं बताते हैं। फिर के काफ़ी चीज़ पेचीदा होने के बाद, काफ़ी ज़्यादा केस पेचीदा होने के बाद, लेकिन एक्चुअली में जो कासगंज डिस्ट्रिक्ट में हाजरा नहर है, हाजरा नहर, जहाँ पर चांद और शराफत की बॉडी फेंकी जाती है, हालांकि उस समय पे ये पता नहीं था कि चांद और शराफत की ही बॉडी है, वो फेंक दी थी जिसने भी मर्डर करके फेंका हो। तो वहाँ पे मगरमच्छ थे, मुख्यतः मगरमच्छ सारी लाशों को खा गए थे, लेकिन ये दोनों लाशें तैर करके किनारे पर आ गई थी, जहाँ से पुलिस ने 100 बरामद किए और पोस्टमार्टम कराया और सारी चीज़ें करने के बाद जब काफ़ी दिन हो गया कोई नहीं आया तो उन्होंने जा कर के उसका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार कर दिया। उसके जो कुछ सामान बची हुई जैसे कंबल था, फोटोग्राफ थे, घड़ी थी और मोबाइल था शायद, उनको पुलिस ने अपने पास रख लिया था। तो जब ये मामला जयपुर पुलिस का अलीगढ़ पुलिस से मिला या कासगंज पुलिस से मिला, तो उन्होंने, पुलिस वालों ने जयपुर पुलिस से कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही 2 लाशें हमें हाजरा नहर से बरामद हुई हैं, आप इनको दिखवा लीजिए कहीं पर, यही तो वो दोनों नहीं, शख्स तो नहीं है जो जिनकी आप तलाश कर रहे हैं, जिनके पीछे ये पूरा गेम चल रहा है। तो उनके पिताजी गफ्फार खान को बुलाया जाता है। गफ्फार खान आते हैं, हालांकि लाश तो नहीं बची थी, उनका अंतिम संस्कार हो गया था। तो वह उसका जो पर्स बचा हुआ था जिसमें फोटोग्राफ थी, कंबल था, घड़ी था और मोबाइल था शायद, उसको देख कर गफ्फार खान पहचान लेते हैं कि यह हमारे चांद और शराफत की ही सामान है। उन्हीं की गाड़ी में ये रखा रहता था, जब कोई बाहर जाते थे तो उनको कंबल की आवश्यकता पड़ती थी, वहीं पर रहते थे। इस सारी चीज़ों के चलते ये कंबल उन्हीं का है और ये घड़ी भी उसी की है। गफ्फार खान पहचान लेते हैं। वहाँ से ये कड़ी बनना शुरू हो जाती है। अब कासगंज पुलिस भी, अलीगढ़ पुलिस भी और जयपुर पुलिस भी, ये तीनों मिलकर के काम करते हैं। तीनों मिलकर के लगभग 27 जगह की जो ऐसी रिपोर्टें दर्ज थी, 27 से 30 जगह की ऐसी रिपोर्टें दर्ज थी जहाँ पर ऐसे मामले आए हुए थे, उन मामलों की गहराई से जाकर के छानबीन करती है, सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं। और जब ज़्यादा पूछताछ करने पर तो लोग सिर्फ एक ही चेहरा बता रहे थे, वो होता है दिनेश शर्मा का, देवेंद्र शर्मा का। देवेंद्र शर्मा का चेहरा बनता है। जब देवेंद्र शर्मा का चेहरा बनता है तो पुलिस चौंक जाती है कि जो व्यक्ति हाथरस की जेल में बंद है वो व्यक्ति यहाँ कैसे हो सकता है। पुलिस देवेंद्र शर्मा को अपनी कस्टडी में ले लेती है। जो जयपुर हाथरस की सेंट्रल जेल में बंद था, वहाँ से लेकर के जयपुर की जेल में लाते हैं। और जो उदयवीर और राजू और रजुआ था, उनको भी लेकर के आते हैं, वो ले जाती है जयपुर। जयपुर में जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो फिर वो सारी चीज़ें सामने निकल करके आती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जिसको सुन करके एक कोई भी व्यक्ति सहम सा जाए। वास्तविकता में वही चीज़ थी। फिर उन्होंने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने सारी चीज़ें बताना शुरू किया कि देवेंद्र शर्मा जो हैं वो BA MS से एक डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, जो कि बिहार के सिवान से ही उन्होंने ये डिग्री ली है। डॉक्टर थे, उन्होंने लगभग 1984 में ये डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1994 में उन्होंने काफ़ी सारा 1994 तक काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था। 1994 में उन्होंने सोचा कि एक पेट्रोल पंप खोलेंगे। पेट्रोल पंप खोलने के लिए उन्होंने सारे प्रोसेस किए, लेकिन उनकी छोटी सी गलती के कारण उनसे 11 लाख रुपए की ठगी हो गई पेट्रोल पंप खुलवाने के नाम पर। तो उन्होंने एक जगह है अलीगढ़ की छर्रा, अलीगढ़ में एक जगह है छर्रा, वहाँ पर एक अवैध गैस की एजेंसी चलाना शुरू किया। अवैध गैस की एजेंसी जिसके कोई कागज़ नहीं थे, लखनऊ से गैस मंगाते थे और यहाँ पर बेचते थे, अवैध चल रही थी। इनकी कुछ समय बाद मुलाकात होती है जो देवेंद्र शर्मा थे उनसे, उदयवीर से और आपके रजुआ से, कि ये दोनों चोर हैं। ये दोनों बैठ कर के मीटिंग करते हैं कि छोटे छोटे हाथ कब तक मारे जाएंगे, बड़ा हाथ मारते हैं। तो इन्होंने बड़ा हाथ मारने का निर्णय किया। ये लोग कहते कि लखनऊ से भरी गाड़ी मंगाएंगे गैस सिलेंडर की, और बीच रास्ते में हाजरा नहर के पास ड्राइवर को और
गाड़ी को दोनों को गायब कर देंगे। और ये लोग ड्राइवर के साथ क्या करते थे कि ड्राइवर की जो किडनी होती थी उसको निकाल करके बेच देते थे। उस समय पे लगभग 2002-2004 का मामला था। उस समय पे लगभग किडनी की कीमत 5 से 7 लाख हुआ करती थी। जो वो कहते थे किडनी निकाल करके अलग बेच देंगे, उनको मगरमच्छों को खिला देंगे। तो वहाँ से वो फेंक देते थे मगरमच्छ के लिए। तो जब बीचों बीच लाश फेंकी जाती थी तो वो मगरमच्छ खा जाते थे, क्योंकि चारों तरफ से होते थे, वो तैर के साइड नहीं जा पाती थी। और सिलेंडर ले जा करके छर्रा वाली गैस एजेंसी में रख देते थे और गाड़ी जा करके मेरठ की एक जगह है सोतीगंज, मेरठ के सोतीगंज में गाड़ी कटवा देते थे। ऐसा ही चलता रहा काफ़ी दिन तक हुआ। गाड़ी भी गायब, ड्राइवर भी गायब, सामान भी गायब, गाड़ी भी गायब, ड्राइवर भी गायब, सामान भी गायब। ऐसा काफ़ी दिन तक चलता रहा। अंततः उन्होंने फिर बताया कि हम लोग ऐसा ही करते रहे हैं, छोटी मोटी चोरी करते थे, उससे हमारा चलता नहीं था, तो हम लोग बड़े हाथ मारने लगे। फिर हम लोगों ने टैक्सी ढूंढना शुरू किया, टैक्सी गायब, ड्राइवर गायब, हम खुद गायब। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोगों ने बड़ी गाड़ियों पे, तो मुख्यतः हम लोग टाटा सूमो को करते थे। टाटा सूमो के क्या है ना, पार्ट्स बड़े होते थे और गाड़ी बड़ी होती थी और उसका थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता, तो मुख्यतः उसको काटते थे। और इस प्रकार से ये लोग करते रहते थे, कमाते रहते थे। कमाते क्या थे, लोगों की जान से खेल रहे थे। उन्होंने लगभग 50 लोगों के नाम बता पाए, 50 से 60 लोगों के नाम बताए, और अंदाज उन्होंने बताया कि हमने लगभग 150 लोगों के साथ ऐसा किया। सोचिए कि एक व्यक्ति इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि वह दूसरे इंसान को मगरमच्छों को खिला दे। जानवर हो तो ठीक है, इंसान को मगरमच्छों को खिला दे, कैसे क्रूर हो सकता है। लेकिन पैसा सब कुछ करा देता है, अवैध काम सब कुछ करा देता है। उसने उन तीनों को, देवेंद्र शर्मा, राजू और रजुआ और आपके उदयवीर, इन तीनों को कस्टडी में लेकर के जयपुर की सेंट्रल जेल में रखा। वहाँ इन पर सुधार आया, थोड़ा बहुत सुधार आता रहा, सुधर गए, ज्ञान देने लगे वहाँ पर। तो और पुलिस को जो जेल का मतलब ही होता है सुधार गृह, कि अगर जेल में किसी व्यक्ति को सुधार आता है, भाई जेल में रखने का मतलब ही क्या है कि आपको सज़ा दें, आपको सुधार दें। तो आप उसके अंदर, जेल के अंदर सुधार आ जाता है, वो सुधर जाता है। तो वह जेलर से पेरोल मांगता है कि सर पेरोल दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है, बाहर घूम करके आना। 20 जनवरी को पेरोल दे दी जाती है, 20 जनवरी 2020 को पेरोल दी जाती है और 16 फरवरी तक के लिए ही दी जाती है। तो पेरोल पे वो बाहर आता है। सबसे पहले जाता है बिहार, जहाँ से उसने डिग्री की हुई थी, सिवान में। उसके बाद आता है अलीगढ़, क्योंकि वहाँ का वह मूल निवासी था। उसके बाद वह जाता है दिल्ली। दिल्ली में वह अपनी आधी उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेता है। उसका शायद नाम सहीमा नाम था, उससे शादी कर लेता है। वहीं दिल्ली में ही शिफ्ट हो जाता है। कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक डॉक्टर है जो लोगों की किडनी निकाल करके बेच रहा है। हो ना हो वह देवेंद्र शर्मा ही था। लोगों ने उस वीडियो पे यही लिखा कि ये फलाने अस्पताल में फलाना डॉक्टर है और जिसका नाम देवेंद्र शर्मा है। पुलिस तो जांच कर ही रही थी, क्योंकि उसके पेरोल के बाद 16 फरवरी को वहाँ पर हाजिर होना था। वहाँ से जा करके पुलिस उठाती है और पुलिस उठा करके इस बार दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाल देती है। उसको 9 मुकदमों में, एक मुकदमे में उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, हालांकि फांसी अभी नहीं दी गई है। 9 में उनको उम्र कैद सुनाई गई है, उम्र कैद का भी नहीं है। बाकी मुकदमों में विचाराधीन है कोर्ट में। कोर्ट का काम बहुत साफ़ सुथरा होता है, बहुत स्मूथली करते हैं। किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो कैदी हो चाहे आम आदमी हो, उसके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा न्यायालय अपने हिसाब से काम करता है। अब देखते हैं, फैसला आएगा कुछ समय बाद, अभी तो कुछ ऐसा नहीं। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को डराना नहीं, आपको सचेत करना है कि आपके सामने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसा नहीं। आंख बंद करके कुछ पैसों के लिए किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अपनी सुरक्षा अपने साथ रखें। पुलिस विभाग का और अपने जो समस्त अधिकारी हैं, जो आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं, उन सभी अधिकारियों के नंबर अपने फ़ोन में डायल रखें। आप जहाँ कहीं भी इस प्रकार से जा रहे हैं या आ रहे हैं, उसकी एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप घर वालों से साझा करें।
अब तो फ़ोन में गूगल मैप्स भी आने लगा है कि आप डायरेक्ट लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। तो आप हर 10-50 किलोमीटर की दूरी पर आप एक लोकेशन घर वालों को शेयर करें। पता नहीं है व्यक्ति किस प्रकार से क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो आपको जैसे ही मौका मिले 10-20-50 किलोमीटर पर अगर आप ऐसे जा रहे हैं तो लोकेशन साझा ज़रूर करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आप ये एपिसोड देखने के लिए। आशा है कि आप इसके तहत आप जागरूक हुए होंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमारे समाज में चल क्या रहा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शेयर जरूर करके जाएं। हो सकता है मेरी वीडियो बनाने का फ्लो थोड़ा ना आ रहा हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, थोड़ा सा ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सुधार हम कर लेंगे। अंततः आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। छोटा भाई समझ करके जाइएगा, तो कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।